हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द आइडियल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतर। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में जो आपको मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया था, बताया था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, और मैंने आपको कहीं ना कहीं लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल मैंने आपको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कुछ नया लिख लेके आया हूं। मैं आपको पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करूंगा, और मैं क्यों ना इन टॉपिक पे से क्वेश्चंस बना के आपको मैं समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि कैसे क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे और आप उनका आंसर किस टाइप में लिखोगे। यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर भी कवर होगा, और कहीं ना कहीं आपको हर एक टॉपिक जो हमारी बुक्स के अंदर है वो आपका क्लियर होता चला जाएगा। जिसमें मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ लास्ट वीडियो का, कि हम पिछले वीडियो में जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दिया था वहां पर मैंने आपको पूरी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने लो लेवल द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, मतलब ब्रिटिश शासन काल के समय या ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर इंडियन जो इकोनॉमी थी वो अनडेवलपमेंट क्यों थी, या ऐसे क्या रीजन थे, हमने वो डिस्कस किए। हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे करेंगे, फॉरेन सेक्टर हो गया, डेमोग्राफिक कंडीशंस हो गई हमारी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हो गया। तो आज के इसके लिए मैं पहला जो आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज pursued by the colonial government in India. What were the impact of these the policies? तो जो क्वेश्चन बेटा कह रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भारत की जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर उनकी मेन पॉइंट क्या थे, मुख्य बिंदु क्या थे, और कहीं ना कहीं जो व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ दिस द पॉलिसीज, और इन पॉलिसीज पर क्या प्रभाव पड़ा या उन पॉलिसीज का इंडियन इकोनॉमी सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो यहां पर आपका पिछले वीडियो में जो मैंने आपको समझाया वो भी क्लियर होगा, और कहीं ना कहीं आपका अदर सेक्टर के अदर जो बातें हैं वो भी आपकी क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट लेके चलते हैं आपको हमारे फर्स्ट उस पर, जिसमें द मेन फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परसिस्ट बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज मेक इंडिया। भारत में जो बेटा इकोनॉमिक पॉलिसीज थी किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उस टाइम के अंदर सप्लायर ऑफ द ब्रिटेन ऑन द फ्लोरशिप ऑफ द इंडस्ट्रियल बेस, कहीं ना कहीं हम वहां पर जो फिनिश गुड्स थी उनका सप्लायर था वो जो इंडिया मार्केट के अंदर हमको कंज्यूम करते थे। द पॉलिसीज वर द कॉन्क्रीट मेनली विद द फोर्टिफिकेशन एंड द एडवांटेज जो एडवांसमेंट फॉर देयर होम कंट्री। There the interest of the Indian economy were the complete the ignored। कहीं ना कहीं कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर इंडियन इकोनॉमी को इग्नोर किया जाता था, या मैं ये बोल सकता हूं कि इंडियन इकोनॉमी इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। सच पॉलिसीज ग्रोथ, जो उनकी पॉलिसीज थी वो स्ट्रक्चर चेंज इन इंडियन इकोनॉमी बाय द ट्रांसफॉर्मिंग इन द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल, जो पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि इंडियन इकोनॉमी को ओनली एक ट्रांसफॉर द सप्लायर बना के रख दिया रॉ मटेरियल का एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने इंडिया को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का क्या बना दिया, एक मार्केट बना दिया। द इम्पैक्ट ऑफ दिस द पॉलिसीज आज डिस्कस एज द फॉलोइंग डिटेल। अब हम जो पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी जो अपना रखी थी वो कौन कौन सी पॉलिसीज थी उस पर कुछ डिस्कस करते हैं। तो चलो दोस्तों, पहला हम पढ़ते हैं लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो चाहते थे कि इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आगे ना बढ़े, वो लो ही बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर रूल में जो पॉलिसीज थी, पहली पॉलिसीज यही थी द थॉट आउट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का जो बेटा जो रूल थे, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द वेरी लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो चाहते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी कैसी थी, लो बनी रहे, या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी काफी लो थी। द रीजन फॉर सच ए लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इसके मेन रीजन था कि डेवलपमेंट का लेवल लो होना, वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज मोर कनेक्टेड विद द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। वो सिर्फ अपनी देश को ही लगभग इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडियन कंट्री कहीं ना कहीं आगे बढ़े। Consequently, the colonial rule transformed India agriculture sector to a mere supplier of raw material for British industries। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ओनली एक सप्लायर बन के रह गया रॉ मटेरियल का, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ओनली सप्लाई करता था, फिनिश गुड्स वहां पर बन के तैयार होती थी, ना कि इंडिया में होती थी। दिस नॉट ओनली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर but also run the small manufacturing unit like the handicraft and the cotton industries।
जो बड़े लार्ज स्केल के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो सिर्फ ब्रिटेन के अंदर था। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो डिपेंड थे स्मॉल इंडस्ट्री थे, जिसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और कॉटन इंडस्ट्रीज में मेन थी। दीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फेस्ड ए स्टीफ कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिश मशीन मेड टेक्सटाइल एंड हैंडलूम। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रिटिश कंपनीज जो थी, जो उसके द्वारा जो मशीनों से जो होता था, जो वर्क होता था, वो कहीं ना कहीं भारत में हैंडीक्राफ्ट जो या हैंडलूम जो या टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थी वो कहीं उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, या कह सकते हैं कि वो कंपटीशन में उनके सामने नहीं टिक पा रहे थे। इस रीजन से मैं कह सकता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं बैक बनी रही, या कहता हूँ वो डेवलप नहीं हो पाई। ये टॉपिक मैंने स्टूडेंट्स आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, मैंने यहाँ पर रिवाइज किया क्योंकि आपको समझना होगा कि ये टॉपिक कहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। थोड़ा सेकंड फेज में हम बात करते हैं बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो हमारा सेकंड पॉइंट है और आपकी बुक का चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ है। ठीक है, तो नोट्स के रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अंडर द कॉलोनियल रूल टाइम के अंदर इंडिया वाज द बेसिकली एन एग्रीन द इकोनॉमिक एम्प्लॉइंग नियरली 85% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी लगभग 85% वो कहीं ना कहीं डिपेंड थी एग्रीकल्चर सेक्टर पर। नेवरदलेस द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मच, और कहीं ग्रोथ जो थी, जो कह सकता हूँ कि जीडीपी जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पर ग्रोथ कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या थी बेटा, जिसमें मर्ज करके देखा जाता था। दिस वाज ड्यू टू द प्रिवलेंस ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, जिसमें पार्सली था जमींदारी सिस्टम। और एग्रीकल्चर सेक्टर पे ब्रिटेन गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहीं ना कहीं एक सिस्टम बना रखा था, और उस सिस्टम में कहीं ना कहीं लोगों से लगान लेना था, टैक्सेस क्या करना था, लेना था, जिसको मैं जमींदारी सिस्टम बोलता हूँ। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा ये जमींदारी ऑनर ऑफ द लैंड, जो लैंड का जो ऑनर होता है वह रिक्वायर्ड टू पे वेरी हाई रिवेन्यू, वो लोगों से काफी हाई रिवेन्यू मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लगान लेता था टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसको किसको देता, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। विच द यूज ऑफ द कलेक्ट फ्रॉम द पीजेंट लैंड, जिसमें वो कलेक्ट करता था लोगों से, या जो किसान थे, फार्मर्स थे, जिनमें लैंडलेस लेबर्स हु वर द एक्चुअली द कल्टीवेशन, जो वहां पर काम करने वाले लोग थे, उनसे कलेक्ट करता था हाई रेट पर। द जमींदारी वर मेनली कॉन्क्रीट विद द एक्सट्रैक्टिंग हाई रेवेन्यू फ्रॉम द पीसेंट्स बट नेवर टुक एनी स्टेप्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। ये बात बिल्कुल आपको याद रखना बेटा कि सिर्फ वो जमींदार जो थे बेटा ओनली सिर्फ वो हाई रेट पर लगान ही कलेक्ट करते थे, वो कभी भी इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर इस प्रकार इस बात पे ध्यान नहीं देते थे कि हमें ऐसे भी स्टेप लेने चाहिए जिससे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके लैंड पर। ठीक है, मोर एवर इन ऑर्डर टू फीड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज विद द चीप रॉ मटेरियल, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री जो थी वो कहीं ना कहीं सस्ता जो रॉ मटेरियल क्या करते थे वो लेते थे। द इंडियन पीसेंट वर द फॉर द ग्रो कैश क्रॉप सच एज इंडिगो कॉटन, और यहाँ पर इंडिया के अंदर सिंपल सी बात है बेटा कि वो सिर्फ कैश क्रॉप्स को प्रोडक्शन पर ही ज्यादा ध्यान देते, जिसमें कि इंडिगो और कॉटन सबसे मेन था। इंस्टेड फॉर फूड क्रॉप्स, और इसके बदले उनको फूड क्रॉप्स जो थी उन पर सच एज द राइस एंड व्हीट, इनका प्रोडक्शन करने पर वो ध्यान नहीं देते थे, या इन पर कहीं ना कहीं वो ज्यादा रिड्यूस रखते थे, उसको कम रखते थे। रीजन था इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए सिर्फ वो रॉ मटेरियल में इंडिगो और कॉटन पर ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, इसके बदले इंडिया जो फार्मर्स थे उनको फूड क्रॉप्स जो थी, जो जिनको बोया नहीं जाता था, जिनको उनका प्रोडक्शन नहीं होता था, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनको लेना पड़ता था। तो कहने का अर्थ है कि इस रीजन से भी कहीं ना कहीं जो है कि किसान थे, जो फार्मर थे, वो काफी बैकवर्ड चले गए थे, और इंडियन एग्रीकल्चर भी यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज ना करके कहीं ना कहीं हम बहुत काफी बैक जा रहे थे। द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर नॉट ओनली इंक्रीज, कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण जो था, कॉमर्शलाइजेशन जो एग्रीकल्चर का हो रहा था, नॉट ओनली इंक्रीज, उसको आगे बढ़ाना नहीं था, बल्कि बर्डन का हाई रेवेन्यू, उन पर और ज्यादा बर्डन डालना था। किस पर, हाई रेवेन्यू का, बहुत ज्यादा टैक्सेस का। द पुअर पीसेंट, जो गरीब जो किसान थे बेटा, गरीब जो लोग थे, बट आल्सो लीड द इंडिया इज द फेस शॉर्टेज ऑफ द फूड गेन, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी किसकी, खाने के सामान की, भोजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका फेस कर रहे थे उस प्रॉब्लम को। देयरफॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिमेन बैकवर्ड एंड प्राइमरी, और इसलिए मैं कह सकता हूँ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर था काफी बैक था, और मैं इस बैकवर्डनेस को मैं देखकर ये बोल सकता हूँ कि सबसे बड़ा ये इफेक्ट, ये सबसे बड़ा फैक्टर बन गया भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का बैकवर्ड होने का, या उसका पिछड़ापन होने का। थैंक यू। हम अगले उसके अंदर आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है।
छोटा वीडियो रहेगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज आपको बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पर ही टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है। थैंक यू।